हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। सभी का स्वागत है मेजर कोचिंग क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों आज हम बात करेंगे अपने प्रैक्टिस सेट 17 की, ठीक है ना। चलो सीधे चलते अपने क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि जो अग्निपथ योजना है ना वो किसके द्वारा चलाई गई थी। जो अग्निपथ योजना है किसके द्वारा चलाई गई थी, ये चीज अपने ध्यान रखनी है। चलो अग्निपथ योजना किसके द्वारा चलाई गई थी, याद रखना रक्षा मंत्रालय, क्योंकि इसके अंदर क्या है, सेना है। क्या है, सेना। रक्षा मंत्रालय के द्वारा चलाई गई थी। चलो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, सर्वाधिक जगह अगर कम पूछ ले, कम में तो अरुणाचल प्रदेश, याद रखना अरुणाचल प्रदेश। कम पूछ ले तो अरुणाचल प्रदेश याद रखना, और ज्यादा पूछ ले तो बिहार। कम साक्षरता पूछ ले तो बिहार, कम साक्षरता पूछ ले तो बिहार। सर्वाधिक साक्षरता पूछ ले तो, सर्वाधिक अगर साक्षरता पूछ लेना, सर्वाधिक साक्षरता तो कहां पर है, केरल। केरल। बात करें उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या, सर्वाधिक जनसंख्या पूछे तो कहाँ है, उत्तर प्रदेश की, ठीक है। सर्वाधिक क्षेत्रफल पूछ ले तो, सर्वाधिक क्षेत्रफल पूछ ले तो यूपी की। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है 2023 आईसीसी महिला T20, आईसीसी महिला T20 विश्व कप विजेता कौन सी टीम रही थी। विजेता रही थी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका रही थी उप विजेता। क्या रही थी, उप विजेता। और पुरुषों के अंदर बात करें, महिला व पुरुष दोनों के अंदर कौन रही थी, ऑस्ट्रेलिया। महिला और पुरुष दोनों में कौन रहे थे, ऑस्ट्रेलिया रहा था। अगला क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से आर्य समाज का संस्थापक कौन था। दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, ब्रह्म समाज। क्या था, ब्रह्म समाज, ठीक है ना। विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस। विवेकानंद की बात करें, रामकृष्ण परमहंस। स्थापना ब्रह्म समाज की कलकत्ता में। कहाँ पर है, कलकत्ता में। आर्य समाज की बम्बई में। कहाँ पर है, बम्बई में। रामकृष्ण परमहंस मिशन की नीतू कलकत्ता में। कहाँ पर है, कलकत्ता में। चलो अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, जो मोहिनी अट्टम नृत्य किस राज्य में प्रचलित था। मोहिनी अट्टम नृत्य अट्टम वह केरल राज्य में, राजधानी तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम राजधानी है। चलो बात करें भांगड़ा की। भांगड़ा आप सभी को पता है ना, पंजाबी भांगड़ा करते हैं ना ऐसे, वो क्या है, पंजाब में। भांगड़ा कहाँ पर है, पंजाब में। चलो फिर बात करते हैं गरबा, फिर बात करते हैं गरबा। गरबा, गरबा और डांडिया, गरबा और डांडिया कहाँ पर है, गुजरात का, गुजरात का। फिर बात करें घूमर का, घूमर कहाँ की है, राजस्थान की। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24A किसका अधिकार प्रदान करता है, शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है भारतीय संविधान का। मैंने भारतीय संविधान के बारे में एक क्वेश्चन है, पूरी ये पैनल आपको लिख के समझा दिया था, वहां देखना। क्वेश्चन नंबर 7 है, ये जो वरुण युद्ध अभ्यास है किन देशों के मध्य हुआ है। वरुण युद्ध अभ्यास भारत और फ्रांस के मध्य हुआ है। फ्रांस की राजधानी क्या है, पेरिस है, पेरिस है। और नदी कौन सी है, सीन नदी है। नदी कौन सी है, सीन। रूस की राजधानी क्या है, मॉस्को है। रूस की राजधानी क्या है, मॉस्को है, ये चीज ध्यान रखना। अमेरिका की राजधानी क्या है, वाशिंगटन डीसी है। अमेरिका की राजधानी क्या है, वाशिंगटन डीसी है। श्रीलंका की राजधानी जयवर्धनेपुरे कोटे है। जयवर्धनेपुरे कोटे, श्री जयवर्धनेपुरे कोटे। अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, भारत में कुल कितनी शास्त्रीय भाषा है। भारत में कुल 6 शास्त्रीय भाषा है। कुल भाषा कितनी है, 22 भाषा है। कुल कितनी है, कुल कितनी है, 22 भाषाओं का दर्जा मिला है। फिर बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ पर स्थित है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ पर स्थित है, ये चीज ध्यान रखना। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात गांधीनगर में स्थित है। गुजरात की राजधानी क्या है, गांधीनगर है। गुजरात की राजधानी क्या है, गांधीनगर है। चलो अगला क्वेश्चन 10 नंबर, खानवा युद्ध किस वर्ष हुआ था। मैंने लिखाया था पानीपत का प्रथम
पानीपत का प्रथम 1526, खानवा 1527, चंदेरी 1528, चंदेरी 1528 और घाघरा 1529, घाघरा 1529 है। जिसमें खानवा पूछा है तो 1527 के अंदर हमें ये चीज ध्यान रखनी है। किन किन के मध्य होता है? बाबर वर्सेज सांगा, राणा सांगा के मध्य युद्ध होता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? चलो अगला क्वेश्चन कहता है 11 नंबर, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति की बात करते हैं तो अनुच्छेद 52 में वर्तमान में कौन है? द्रौपदी मुर्मू है, द्रौपदी मुर्मू है, ठीक है ना। चलो उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63, अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 63 है। वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीश धनखड़े हैं, जगदीश धनखड़े हैं। वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीश धनखड़े है, ठीक है ना। तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। वर्तमान के अंदर कुछ अगर मंत्रिमंडल की बात करें, केंद्रीय मंत्रियों की अगर थोड़ी बात करें, चलो जिसके अंदर महत्वपूर्ण जितने भी मंत्री है ना, उन सभी की बातें करते हैं। चलो उन सभी की बातों के अंदर पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कहता है वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है? वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है? तो शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान। शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। अगली बात करते हैं सड़क व परिवहन मंत्री। सड़क व जो परिवहन मंत्री है, सड़क व परिवहन मंत्री है वो नितिन जयराम गडकरी, नितिन जयराम गडकरी, नितिन जयराम गडकरी। ये चीजें ध्यान रखना। चलो अगला क्वेश्चन 22 नंबर, एनडीए का मुख्यालय कहाँ है? मैंने हर बार लिखाता हूँ कि जो मुख्यालय से संबंधित एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो एनडीए का मुख्यालय खड़गवासले, खड़गवासला कहाँ पर है? पुणे, पुणे कहाँ पर है? महाराष्ट्र में, पुणे कहाँ पर है? महाराष्ट्र में, ठीक है। नई दिल्ली की बात करें, केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? चलो क्वेश्चन नंबर 13, दामोदर नदी किसकी सहायक नदी है? किस नदी की सहायक नदी है? हुगली की सहायक नदी है, ठीक है। चलो कावेरी, नर्मदा की बात करें, पश्चिम की ओर बहने वाली लंबी नदी, नया डेल्टा बनाने वाली नदी है। चलो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? देश की पहली कागज रहित अदालत निम्न में से कौन बनाकर? चलो जो कागज रहित यानी पेपरलेस बात करें ना, पेपरलेस कोर्ट, जो पेपरलेस कोर्ट है ना वो किसकी है? केरल हाई कोर्ट की बनी थी, केरल हाई कोर्ट की बनी थी। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? जो उज्ज्वला योजना है, जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है वो किससे संबंधित है? याद रखना एलपीजी कनेक्शन जो महिलाओं को उनके नाम के साथ में एलपीजी कनेक्शन दिया जाता है वो निम्न मात्रा में दिया जाता है, फिर कम मात्रा में भरा जाता है। चलो साथियों अब आगे कराएंगे हमें आपको सर। चलिएगा करते हैं मैथ के क्वेश्चन। अपने सामने क्वेश्चन है x प्लस वाई बराबर 5, एक्स वाई बराबर 3। तो देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। यानी अब देखिए अपन को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। तो ऐसा एक पद लाइए जिसके अंदर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर आ जाए। तो आप देखिए यदि मैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर करूं, x प्लस वाई का क्या करूं? x प्लस वाई का होल स्क्वायर करूं तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy का मान दे रखा है कितना? 3, बराबर आता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर। जिस x प्लस वाई का मान 5 है तो होल स्क्वायर करोगे 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6 बराबर 25, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25। 6 प्लस का इधर आके माइनस का हो गया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 25 में से 6 गया, शेष बच गए 19।
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान कितना आ गया, 19 आ गया। यानी इस प्रश्न को अपन ने ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किया क्योंकि अपन को मान निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का। वो पद अपन को कैसे प्राप्त होगा, वो जब इसका अपन होल स्क्वायर करें, होल स्क्वायर करने के बाद अपने पास में क्या आया, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। एक्स वाई का मान दे रखा है, एक्स प्लस वाई का मान 5 दे रखा है तो होल स्क्वायर 25 हो गया। एक्स वाई 3 दे रखा है, 2 मल्टीप्लाई किया तो 6 हो गया, 6 प्लस का माइनस हुआ तो पीछे जो शेष पद बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जिसका मान 19 हो गया। अगला क्वेश्चन है 28 मीटर व्यास वाले वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, वर्त का क्षेत्रफल। सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। आर का अर्थ त्रिज्या है, अपन को व्यास दे रखा है तो व्यास त्रिज्या कब निकलेगी, जब व्यास के अंदर 2 का भाग दोगे यानी 28/2 करोगे तो क्या आ जाएगी 14, यानी त्रिज्या कितनी है 14 सेंटीमीटर। तो 22/7 इंटू 14 इंटू क्या कर दोगे 14, 7 से 14 कितनी बार कैंसिल हो गया, 2 बार। अब देखिए 28 इंटू 22 कर दीजिएगा, 28 इंटू 22 कर दीजिएगा, 8 2 16 यानी 56, 56 6 1 6 यानी 616 जो मीटर में दे रखा है तो मीटर स्क्वायर, 616 मीटर स्क्वायर इसका क्या रहेगा क्षेत्रफल रहेगा। बिल्कुल इसमें कंफ्यूज सिर्फ इतना नहीं होना है क्योंकि कभी क्वेश्चन में त्रिज्या दी हुई रहती है और कभी क्वेश्चन में व्यास दिया हुआ था। ध्यान रखना है अपन को फॉर्मूले में त्रिज्या ही चाहिए, इसलिए व्यास से पहले त्रिज्या निकाल दो, फिर फॉर्मूले में आप पुट कर दीजिएगा, सॉल्व करने पे आपका आंसर आ जाएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन आपके सामने है 33 स्क्वायर माइनस 31 स्क्वायर। इसको आप देखने पर यूं लग रहा है कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये एक सर्व समीकरण है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर जिसका मान होता है a प्लस b और a माइनस b। इस सर्व समीकरण के अनुसार a अपना है 33 और b का मान कितना है 31, तो a प्लस b यानी 33 प्लस 31 और 33 माइनस 31, 33 प्लस 31 करोगे तो कितने हो गए 67 और 33 माइनस 31 करोगे तो कितने हो जाएंगे 2, और जब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 128। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो कितना रहेगा 128 रहेगा। चलिएगा 25 आदमी ये कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं तो उसी कार्य को 10 आदमी कितने दिन में कर सकेंगे, यानी M1 D1 बटा W1 M2 D2 बटा W2 की मैं बात करूं तो 25 आदमी 20 दिन में कोई कार्य कर सकते हैं, सेम काम है बट्टा 1, उसी काम को 10 आदमी कितने दिन में करेंगे। तो आप देखिएगा 1 से 1 क्या हो गया कैंसिल, D2 का मान निकालना है तो 25/20/10 सॉल्व करेंगे तो D2 का मान आ जाएगा, ये से कैंसिल हो गया 2 बार यानी 50 दिन में 10 आदमी उस काम को कितने दिन में पूरा कर देंगे, 10 आदमी उस काम को 50 दिन के अंदर पूरा कर देंगे। 25 आदमी 20 दिन में कर रहे हैं तो 10 आदमी 50 दिन में करेंगे, ये सीधी सी बात है। लेकिन प्रत्येक कैसा भी क्वेश्चन आ जाए यदि यह अपन फॉर्मूला अपनाए तो हर प्रकार का क्वेश्चन किया जा सकता है। 27 8 10 15 20 और x का औसत 14 है तो x का मान ज्ञात कीजिए, यानी राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या काउंट कर लीजिएगा 1 2 3 4 5 6 और कितना दे रखा है औसत 14, जोड़ लीजिएगा कितना होगा 20 और 15 35, 35 और 10 कितने हो गए 45, 45 और 8 की मैं बात करूं 45 और 8 53 और 53 और 27 की मैं बात करूं 53 और 27 80, 53 और 27 कितने हो गए 80, 80 प्लस x बराबर 14 है ही, 6 इधर आके गुणा में आ गया, 80 प्लस x बराबर 14 इंटू 6 करोगे, 14 इंटू 6 करोगे तो कितना हो जाएगा 14 छक्का 84, तो 84 हो गया। x का मान 84 माइनस 80, 84 में चलेगा मेरे लाला लालियों आगे की और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा
उधार दी जाती है कोई राशि, साधारण ब्याज पर 550 रुपए प्राप्त होते हैं। धनराशि ज्ञात कीजिए यदि धनराशि 6% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। यानी दर दे रखी है 6%, समय दे रखा है 3 वर्ष, समय दे रखा है 3 वर्ष और ब्याज दे रखा है 540 और ज्ञात करना है मूलधन। तो मूलधन इंटू समय इंटू दर बटे 100 और बराबर ब्याज। सॉल्व करोगे तो आपके सामने मूलधन आ जाएगा। पी का मान निकालोगे तो 540 इंटू 100 बटे 3 इंटू क्या आ गया 6। 6 से कैंसिल करोगे तो कितना आ गया 90। 90 में 3 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 30। 30 इंटू 100 करोगे तो कितना आ जाएगा 3000। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी 3000। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति 200 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे और 100 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, तो उस व्यक्ति की औसत चाल क्या होगी? उस व्यक्ति की औसत चाल क्या होगी? तो देखिएगा औसत चाल कुल दूरी बटा कुल समय। तो देखिए कुल समय यानी पहली बार आदमी का समय कितना लग रहा है, यानी दूरी के अंदर चाल का भाग दिया यानी 10 घंटे। कितने घंटे? 10 घंटे। दूसरी बार समय कितना लग रहा है? दूसरी बार की यदि मैं बात करूं, दूसरी बार की बात करूं तो 100 किलोमीटर 10 से कर रहा है तो अभी कितने घंटे लगे? 10 घंटे लगे। अब अपन को निकालनी है औसत चाल, तो कुल दूरी, औसत चाल निकालनी है कुल दूरी 200 किलोमीटर प्लस 100 किलोमीटर और कुल समय पहले भी 10 घंटा और बाद में भी 10 घंटा, तो 300 बट्टा 20 करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या आएगा? 15 किलोमीटर प्रति घंटा इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर होगा। दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात 3:4 है। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 4:5 हो जाता है, तो पहले व्यक्ति की आयु ज्ञात कीजिए। माना कि ये दो व्यक्ति है, कौन? ए और बी। चाहो तो इसको शॉर्ट ट्रिक से कर लीजिएगा, 3:4 और 10 वर्ष बाद क्या हो जाता है? 4:5 हो जाता है, तो कर दीजिएगा। जब वज्र गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा? 16 और ये कितना आ गया? 15। वज्र गुणों के अनुपातों का अंतर बट्टा नीचे वाले अनुपातों का अंतर इंटू वर्ष का अंतर, यानी एक इकाई का मान कितना आ गया? 10। तो एक व्यक्ति 3 इंटू 10 करोगे तो 30 वर्ष का है, दूसरा व्यक्ति 4 इंटू 10 करोगे तो 40 वर्ष का है। ये पूछ रहा है पहले व्यक्ति की आयु कितनी है, तो पहले व्यक्ति की आयु 30 वर्ष होगी। कितनी होगी? 30 वर्ष होगी। चलिएगा 70, 35, 77 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो एचसीएफ क्या होता है? वो बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग दी हुई संख्याओं के अंदर पूरा पूरा जाए। तो यानी आप बाई ऑप्शन देख सकते हो, 5 का भाग 77 में नहीं जाएगा, 11 का भाग 70 और 35 में नहीं जाएगा, 13 का भाग भी 70 और 35 में नहीं जाएगा, जबकि 7 का भाग 70 में 10 बार, 35 में 5 बार और 77 में 11 बार पूरा पूरा जाएगा। तो इनका एचसीएफ कितना होगा? एचसीएफ 7 होगा। अगला क्वेश्चन है 6/15 को प्रतिशत में बदलो। जब भिन्न को प्रतिशत में बदला जाता है, यानी प्रतिशत का निशान लगाने के लिए किससे गुणा करते हैं? प्रतिशत का निशान लगाने के लिए 100 से गुणा करते हैं। 3 से कैंसिल कीजिए 2/5, 5 से कैंसिल कीजिए 20, 2 इंटू 20 कीजिए 40%। कितना प्रतिशत आ जाएगा? 40% आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2:3 समानुपात 25:x हो तो x का मान ज्ञात कीजिएगा। बिल्कुल क्या है? 2:3 समानुपात 25:x, यानी जब अनुपात समानुपात का मान निकालना होता है तो क्या होगा? बाह्य पदों का गुणा बराबर मध्य पदों का गुणा। तो बाह्य पदों का गुणा करेंगे 2 इंटू एक्स बराबर 3 इंटू कितना आ गया? 3 इंटू 25। एक्स का मान निकालेंगे तो 3 इंटू 25 बट्टे 2 यानी 75 बट्टे 2 करोगे तो 37 पॉइंट कितना हो जाएगा? तो कितना हो जाएगा भाई? 37
5, 37.5 इस क्वेश्चन का क्या आएगा, एकदम राइट आंसर आएगा। चलिएगा, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा छोटी संख्याओं के बीच का अंतर क्या होगा। 4 अंकों की बड़ी संख्या, 4 अंकों की भाई सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 9999। और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 1000। क्या होगी, 1000। 9999 में से जब आप 1000 कैंसिल करोगे तो देखिए 999, तो 8999, 8999 इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर रहेगा। समबाहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का कोण 135 डिग्री है, तो भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी प्रत्येक अंतः कोण दे चुका है, तो अपने पास फॉर्मूला होता है प्रत्येक अंतः कोण का मान कब निकलता है, जब पूरे आंतरिक कोणों के योग के अंदर भुजाओं का भाग देते हैं। तो आंतरिक कोणों के योग का सूत्र क्या होता है, आंतरिक कोणों के योग का सूत्र होता है n-2 इंटू 80/n। जब भुजाओं का टोटल योग में भाग देते हैं तो देखिए यानी n-2 इंटू 180/n और बराबर एक अंतः कोण का मान निकलता है, जो अंतः कोण 135 है। और यहाँ n का अर्थ भुजाओं की संख्या है, यानी यहाँ n का अर्थ क्या है, भुजाओं की संख्या। जब इसको अपन सोल्व करेंगे, जब जो n का मान आएगा वही भुजाओं की क्या होगी, संख्या होगी। तो देखिए कीजिएगा, 180n माइनस 360 और इधर 135n, n को एक तरफ और बिना n को एक तरफ करोगे तो 180n माइनस 135n बराबर माइनस का इधर आके प्लस का हो गया तो 360। 180 में से 135 गया, 10 में से 5 गया, शेष बचा 5, 7 में से 3 गया, शेष बचा 4, यानी कितना बच गया, 45। कितना बच गया, 45n बराबर 360। n का मान निकालना है, 360 के अंदर किसका भाग दिया, 360 के अंदर 45 का जब भाग देंगे, 360 में 45 का भाग देंगे तो 8 बार जाएगा। यानी वो समबाहुभुज कितनी भुजाओं का है, n का मान अपने पास 8 आया, n का अर्थ भुजाओं की संख्या है, अर्थात वो समबाहुभुज कितने भुजाओं का है, वो समबाहुभुज 8 भुजाओं का है। देखिए इस क्वेश्चन को एक बार पुनः देख लीजिएगा, चाहो तो आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आप पुनः आराम से देख सको। देखिएगा अपने पास होता क्या है, जब पूरे अंतः कोणों के योग में जब अपन भुजाओं का भाग देंगे तो अंतः कोण का क्या आ जाएगा, मान। किसी भी बहुभुज के अंतः कोणों का योग ज्ञात करने का सूत्र होता है n-2 इंटू 180। n का अर्थ भुजाओं की संख्या। टोटल योग में भुजा का मान दिया, भुजा का भाग दिया भुजाओं की संख्या का, तो अपने पास एक अंतः कोण का मान आ गया जो प्रश्न में दिया हुआ है 135। जब अपन ने इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद समीकरण से जब अपने पास n का मान निकल के आया, वही n का मान भुजाओं की संख्या थी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हुआ वो हो गया 8। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 4 और उसके व्युत्क्रम। देखिएगा ये खाली कैसे नजर आ रहा है, क्या मामला है, ओहो कहां भागा है। देखिएगा एक आयत की लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 8 मीटर है, तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी क्या ज्ञात करना है, आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी 10 इंटू 8 कितना हो गया, 10 इंटू 8 80, कितना हो गया, 80 हो गया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो है 80 मीटर। 4 और उसके व्युत्क्रम का योग कितना होगा। देखो 4 प्लस योग करना है किसका, 4 के व्युत्क्रम का, यानी 4 प्लस 1/4। जब लस लिया तो कितना आ गया, 4, 1 का भाग 4 में दिया तो 4 बार, 4 इंटू 4 किया तो 16, 16 प्लस 1 यानी 17/4। क्या आ गया, 17/4। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा 17/4। चलिएगा ये थे आपके सामने मैथ के क्वेश्चन, आगे अपन करते हैं। चलिएगा रीजनिंग के क्वेश्चन देखते हैं, आपके सामने हैं। यदि किसी
सांकेतिक भाषा में, किसी सांकेतिक भाषा के अंदर GERMANY को क्या लिखा जाता है? इनको लिखा जाता है HFHNBOZ। तो फ्रांस को क्या लिखा जाएगा? ये लिखा आपके सामने फ्रांस। अब देखिए, G से H 1 बड़ा, E से F 1, R से H 1, M से N 1, A से B 1, N से O 1, Y से Z 1। यानी अगला एक एक क्या की जा रही है? वर्दी। एक एक की क्या क्या की जा रही है? वर्दी। यानी एक एक बढ़ाया जा रहा है। तो देखिए, F के बाद G, R H, A के बाद B, M N के बाद O, C के बाद D, E के बाद F, G H B, G S B, O D F। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर। नेक्स्ट है 2B, 4D, 6F, 8H। तो देखिए 2, 4, 6, 8, तो क्या आ गया? 10। ये 2 नंबर है, ये 4 नंबर है, ये 6 नंबर है, ये 8 नंबर है। अंग्रेजी वर्णमाला में 10 नंबर पर क्या आएगा? J। तो 10J, 10J इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, AD का भाई है, AD का क्या है? भाई है। चलिएगा, AD का भाई है, DB का पिता है। D है जो पिता है किसका? B का। B और C बहने हैं। B और C दोनों आपस में क्या हैं? बहने हैं, B और C। ये बताइए, C का A से क्या संबंध है? यानी C A की क्या लगती है? तो C देखिए B की पुत्री है, B और A भाई है, यानी भाई की पुत्री भतीजी। चाचा भतीजी लगते हैं आपस में, भाई की पुत्री क्या लगेगी? भाई की पुत्री भतीजी। क्या लगेगी? भतीजी लगेगी। मोहन क्या कर रहा है? मोहन खेल। मोहन 15 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाता है। मानो यहाँ मोहन खड़ा था, उत्तर दिशा के अंदर वो बंदा 15 किलोमीटर जाता है। 15 किलोमीटर चलता है, फिर वो बाहें मुड़ जाता है। यहाँ जाने के बाद वो क्या मुड़ जाता है? बाहें मुड़ जाता है। बाहें मुड़कर वो 10 किलोमीटर चलता है। बाहें मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ जाता है। इधर चलते वक्त पुनः बाएं यानी नीचे मुड़ जाता है और मुड़कर वो 15 किलोमीटर चलता है। ठीक है, वो किस दिशा में, वो अब किस दिशा में चल रहा है? तो देखिए, ये था उत्तर, ये था दक्षिण, ये था पूर्व और ये था पश्चिम। तो किसके अंदर चला वो? अब किस में चल रहा है? नीचे की ओर चल रहा है, अर्थात दक्षिण दिशा में। किस दिशा में चल रहा है? वो दक्षिण दिशा के अंदर चल रहा है। निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनिए। विषम का मतलब वो इन सब से जो क्या है? अलग हो। इन सब से क्या हो? अलग हो। महासागर, कुआं, टैंक, झील। महासागर, कुआं, झील तीनों प्राकृतिक हो सकते हैं, जबकि टैंक यानी टैंक कृत्रिम ही संभव है। तो अलग क्या हो गया? टैंक अलग हो गया। ये आपके सामने साइंस के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, लोहे पर जंग लगने की अभिक्रिया को क्या कहते हैं? लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग किसके कारण लगता है? आर्द्रता तथा ऑक्सीजन। जब नमी हो और नमी के साथ ऑक्सीजन गैस होती है, तब क्या लगता है? लोहे पर जंग लगता है। लोहे पर जंग लगना एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन है? लोहे पर जंग लगना एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। अब लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? गैल्वीकरण, अपचयन, अवकरण, ऑक्सीकरण। गैल्वीकरण तो क्या होती है? लोहे को जंग से बचाने हेतु जो जिंक या जस्त की परत चढ़ाई जाती है, जिसको यशद लेपन या गैल्वीकरण कहते हैं। जबकि लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया कैसी है? लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया ऑक्सीकरण है, क्योंकि इस अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन के अंदर वृद्धि होती है तथा हाइड्रोजन में कमी होती है, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। जबकि जंग बचाने की प्रक्रिया गैल्वीकरण है। अगला क्वेश्चन है,
वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो देखिए, हीलियम, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। शुरुआत में ये क्वेश्चन जब आता था तब हीलियम इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर माना जाता था, हीलियम हल्की गैस है। लेकिन वर्तमान इस आधुनिक टेक्नोलॉजी के तहत जो वर्तमान समय के अंदर बहुतायत में यानी मुख्य रूप से किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो वायुयान के टायरों में नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। हीलियम की मैं बात करूं तो सबसे हल्की गैस है। इसी के साथ गुब्बारों में भरी जाने वाली गैस, गुब्बारों में भरी जाने वाली गैस पूछे तो वो हाइड्रोजन की मैं बात करूं सबसे हल्का तत्व है। ऑक्सीजन प्राणवायु है, आग जलाने में सहायक है ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की चाल किसमें सर्वाधिक होती है? सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल किसमें होती है? ठोस में, वायु में, जल में, निर्वात में। तो प्रकाश की चाल सर्वाधिक किसमें होती है? सबसे ज्यादा निर्वात में होती है। निर्वात के बाद मैं बात करूं तो निर्वात के बाद गैस में होती है। गैस के बाद मैं बात करूं द्रव में होती है। और ठोसों के अंदर प्रकाश की चाल बिल्कुल नगण्य होती है। ठोसों में प्रकाश की चाल नहीं होती है। निर्वात में पूछे कितनी होती है? निर्वात के अंदर प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। और यदि पूछ ले प्रकाश किस प्रकार की तरंग है, तो प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। इस प्रकार की तरंग है, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, पानी का सबसे बड़ा घटक क्या है? पानी का सबसे बड़ा घटक क्या है? पानी का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। क्या होता है? पानी का फॉर्मूला H2O होता है, जिसमें हाइड्रोजन के 2 अणु तथा ऑक्सीजन का 1 अणु। तो पानी का सबसे बड़ा घटक हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WBC का पूरा नाम क्या है? 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 तो व्हाइट ब्लड क्लोटस, व्हाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, या इनमें से कोई नहीं। WBC जिसको हिंदी में कहते हैं श्वेत रक्त कणिका। क्या कहते हैं? श्वेत रक्त कणिकाएं। श्वेत रक्त कणिकाएं कहते हैं। ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्या करती है? मजबूत। रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूती प्रदान करती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करती है। इसलिए WBC को शरीर का सैनिक कहा जाता है। WBC को शरीर का सैनिक कहा जाता है। WBC को शरीर का क्या कहा जाता है? सैनिक कहा जाता है। WBC का पूरा नाम है व्हाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रक्त कोशिकाएं। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? माइटोकॉन्ड्रिया, तंत्रिका तंत्र, माइकोप्लाज्मा, उपकला कोशिका। इसके अंदर आप वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिएगा। एक मैंने लिखा, सबसे छोटी कोशिका। दूसरा क्वेश्चन अपने बना, सबसे बड़ी कोशिका। किसकी सबसे छोटी कोशिका होती है, किसकी सबसे बड़ी कोशिका? अगला क्वेश्चन बना, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका। अगला है मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका। और अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका। मानव शरीर की सबसे
लंबी कोशिका। पांचों क्वेश्चन एग्जाम के लिहाज से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? तो माइकोप्लाज्मा। किसकी होती है? माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया। माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया की सबसे छोटी होती है। सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? तो शुतुरमुर्ग के अंडे की। किसकी? शुतुरमुर्ग के अंडे की सबसे बड़ी कोशिका होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? सबसे छोटी कोशिका जो होती है वो होती है किसकी? सबसे छोटी कोशिका की मैं बात करूं, सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु की। किसकी होती है? शुक्राणु की। सबसे बड़ी कोशिका मानव शरीर में किसकी होती है? तो अंडाणु की। किसकी होती है? अंडाणु की। और सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है? तो तंत्रिका तंत्र की। किसकी होती है? तंत्रिका तंत्र की सबसे लंबी कोशिका होती है। ये पांचों फैक्ट एग्जाम के लिहाज से वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप याद कर लीजिएगा और अपना कंफ्यूजन दूर कर लीजिएगा। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मादा युग्मक कौन है? इनमें से मादा युग्मक कौन है? शुक्राणु, अंडाणु, शुक्राणु, अंडाणु, युग्मनज या फिर भ्रूण। अब देखिए, शुक्राणु तो क्या है? नर युग्मक। शुक्राणु क्या है? नर युग्मक। अंडाणु क्या है? मादा युग्मक। युग्मनज क्या होता है? जब नर युग्मक तथा मादा युग्मक दोनों मिल जाते हैं तो वो युग्मनज कहलाता है। भ्रूण क्या है? निषेचन की प्रक्रिया के बाद जब गर्भ के अंदर बच्चे का विकास होना प्रारंभ होता है वो भ्रूण अवस्था कहलाती है। तो मादा युग्मज क्या है? मादा युग्मज अंडाणु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का शुद्धिकरण करता है। रक्त का शुद्धिकरण कहां होता है? रक्त का शुद्धिकरण किडनी में, ब्रेन में, हार्ट में, लिवर में। लिवर को हिंदी में कहते हैं यकृत। लिवर को हिंदी में क्या कहते हैं? यकृत। यकृत के अंदर पित्तरस का स्रावण होता है। यकृत में क्या होता है? पित्तरस का स्रावण होता है। हार्ट किसको बोलते हैं? हृदय को। यह क्या करता है? रक्त की सप्लाई करता है। शरीर में रक्त की सप्लाई कौन करता है? हृदय करता है। ब्रेन किसको बोलते हैं? ब्रेन मस्तिष्क को बोलते हैं। मस्तिष्क क्या करता है? शरीर का पूरा कंट्रोल कौन करता है? तो मस्तिष्क करता है। किडनी, जिसको हिंदी में गुर्दा बोलते हैं, गुर्दा या किडनी के अंदर रक्त शुद्धिकरण की प्रक्रिया होती है। दूसरा क्वेश्चन, एक वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, कृत्रिम रूप से रक्त शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कृत्रिम रूप से रक्त शुद्धिकरण की प्रक्रिया, कृत्रिम रूप से रक्त शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो डायलिसिस। कृत्रिम रूप से रक्त शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डायलिसिस। जब किसी के गुर्दे, किडनी खराब हो जाती है तो डॉक्टर प्रत्येक 3-4 दिन के बाद जो रक्त शुद्धिकरण करता है कृत्रिम प्रोसेस से, वो प्रक्रिया डायलिसिस कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा गजब का, बड़ा निराला, बड़ा इजी, बड़ा शानदार। अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? अम्लों की मैं बात करूं, अम्ल पहली बात तो स्वाद में कैसे होते हैं? अम्ल खट्टे। दूसरी बात, अम्लों का पीएच मान कितना होता है? अम्लों का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम। तीसरी बात, अम्ल क्या कर देते हैं? नीले लिटमस पत्र को क्या करते हैं? नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। नीले लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं? लाल। याद कैसे रखोगे? इसकी मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। क्या याद रखनी है आपको? अनीला क्या रखनी है? अम्ल नीले को क्या कर देता है? अम्ल नीले को लाल कर देता है। अपना तो बड़ा इजी क्वेश्चन है। अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, जबकि क्षार स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव का मुख्य जनन अंग कौन सा है? मानव का मुख्य जनन अंग कौन सा है? वर्षण, वर्कक, यकृत, इनमें से कोई नहीं। यकृत की तो बात मैंने अभी की। यकृत क्या करता है?
पित्त रस का स्रावण करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित करता है, हेपेरिन प्रोटीन का स्रावण करता है। इसलिए यकृत को शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला कहा जाता है। तो वर्कक या इसको किडनी या इसको गुर्दा बोलते हैं। तो इसके अंदर रक्त का क्या होता है? रक्त का शुद्धिकरण होता है। और जो वर्षण है, वर्षण मानव का मुख्य जननांग है, वैसे ये नर जननांग है। वर्षण क्या है? नर जननांग है। और मादा जननांग पूछे तो अंडाशय। अंडाशय क्या है? अंडाशय मादा जननांग है। चलिएगा, सामान्य मानव शरीर का तापमान कितना होता है? सामान्य स्वस्थ व्यक्ति की मानव शरीर का तापमान कितना होता है? 94.7 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 94.8 डिग्री सेल्सियस में बात करूं तो 37 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस की बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस सामान्य मनुष्य का तापमान होता है। जबकि फ़ारेनहाइट की मैं बात करूं तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट सामान्य मानव शरीर का तापमान होता है। निम्न में से सर्वाधिक क्रियाशील धातु है। इसने पूछा है निम्न में से सर्वाधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? जस्ता, तांबा, लिथियम, पोटेशियम। देखो, सबसे पहले मैं बात करूं, इनका प्रतीक याद होना चाहिए। जस्ते का प्रतीक Zn होता है। तांबे, जस्ते को जिंक कहते हैं Zn, तांबे को कॉपर कहते हैं Cu, लिथियम का Li होता है लिथियम, और पोटेशियम का क्या होता है? K होता है। और सबसे क्रियाशील कौन है इनमें से? तो इनमें से सबसे क्रियाशील पोटेशियम है। कौन है? पोटेशियम। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश की, दूरी की, सूर्य परिक्रमा की या पृथ्वी की परिक्रमा की? तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी या दूरी की इकाई है। यदि आपको पूछ ले दूरी की सबसे बड़ी इकाई, दूरी की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? दूरी की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? तो वो है पारसेक। दूरी की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? तो वो है पारसेक। तारों का टिमटिमाना किससे संबंधित है? तारों का टिमटिमाना किससे संबंधित है भाई? तारों का टिमटिमाना किससे संबंधित है? प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का विचलन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो तारों का टिमटिमाना प्रकाश का अपवर्तन है। तारों का टिमटिमाना प्रकाश का अपवर्तन है। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? KNO3, NaOH, NaCl या NaHCO3। ये है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट यानी खाने का सोडा। क्या है? खाने का सोडा। खाने का सोडा। NaCl यह है सोडियम, यह है सोडियम क्लोराइड। क्या है? सोडियम क्लोराइड। इसको बोलते हैं साधारण नमक। क्या बोलते हैं? साधारण नमक या टेबल साल्ट कहते हैं। साधारण नमक या क्या बोलते हैं? टेबल साल्ट। साधारण नमक या टेबल साल्ट। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को बोला जाता है कास्टिक सोडा। क्या बोला जाता है? कास्टिक सोडा। और यह है पोटेशियम, पोटेशियम कार्बोनेट। पोटेशियम, पोटेशियम नाइट्रेट। और इसको बोलते हैं
कास्टिक पोटाश, क्या बोलते हैं, कास्टिक पोटाश बोलते हैं। तो अपना क्वेश्चन है कास्टिक सोडा क्या है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा।